ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर जीन 2 एवोल्यूशन अध्याय 361। लगातार कई दिनों तक लिन शेन ने सुपरसोर्स ड्रैगन को मारने में वेई वुफू का साथ दिया। हालांकि उन्हें कोई और उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन नहीं मिला, लेकिन डेथ पाउडर की क्षमता का उपयोग करके लिन शेन ने कई सुपरसोर्स ड्रैगन पालतू जानवर हासिल करने में कामयाबी हासिल की। यूं जिसने कई दिनों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था, अचानक लिन शेन के दरवाजे पर दस्तक देने आए। क्या तुमने सारा म्यूटेशन फ्लूइड इस्तेमाल कर लिया है? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर दूंगी। लिन शेन ने सोचा कि शायद यूं का म्यूटेशन फ्लूइड खत्म हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यूं ने बार बार अपना सिर हिलाया, डरते डरते बोली, तुमने मुझे पहले जो मूवमेंट तकनीक बताई थी, मैं उसमें लगभग महारत हासिल कर चुकी हूं। इतनी जल्दी? लिन शेन कुछ हैरान थी। कुछ ही दिनों में उसने मूवमेंट तकनीक में लगभग महारत हासिल कर ली थी, जो कि पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली थी, भले ही यह सिर्फ बुनियादी बातें ही क्यों न हों। लिन शेन ने खुद भी कुछ समय तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन बुनियादी बातों तक भी नहीं पहुंच पाई थी। यह शायद सही न हो, और अगर यह सही नहीं है तो मैं वापस जाकर अभ्यास जारी रखूंगी, युन ने अपना सिर नीचे करके कहा। कोई चिंता नहीं, इतने कम समय में मूल बातें सीख लेना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। तुमने बहुत अच्छा किया है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो एक विशाल जगह ढूंढते हैं और मैं देखूंगा कि तुमने कितना अच्छा अभ्यास किया है। अभ्यास मार्शल आर्ट रूम में लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को बुलाया और उसे युन पर हमला करते समय अपनी ताकत और गति को नियंत्रित करने के लिए कहा ताकि वह उसके अभ्यास के परिणामों का निरीक्षण कर सके। शुरू में दुर्जय और मजबूत ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन का सामना करते हुए युन में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसके भयंकर रूप के बावजूद वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वह धीरे धीरे अधिक आश्वस्त हो गई। लिन शेन लगातार आश्चर्यचकित हो रही थी। उसने पहले सोचा था कि युन ने केवल मूल बातें ही समझी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें केवल समझा ही नहीं था, वह प्रवीणता के एक विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गई थी। युन अभी भी मिश्र धातु स्तर पर था और उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस स्तर का स्टोनमैन, हालांकि अपनी गति के लिए नहीं जाना जाता था, फिर भी युन से बहुत तेज था। शुरू में लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन से गति में थोड़ी कमी करने को कहा, लेकिन जब वह युन को घायल नहीं कर सका तो उसने उसे धीरे धीरे कम करने दिया। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन अब पूरी गति से हमला कर रहा था, युन के कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सका। युन की चाल ढाल की तकनीक भले ही जटिल न लगी हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की परछाई हो। जब युन में पहले आत्मविश्वास की कमी थी, तब भी ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन उसका रूप देख सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, युन एक अथक परजीवी की तरह हो गई, लगातार वहां दिखाई देने लगी जहां ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन नहीं देख सकता था, जिससे वह बहुत अनाड़ी लगने लगी। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रही हो। यह मूवमेंट तकनीक, अगर युन ने जो हासिल किया है उसे अभी भी परिपक्व नहीं माना जाता है, तो ये पूरी तरह परिपक्व होने पर कैसा दिखेगा? लिन शेन इस क्षेत्र में युन की अपार प्रतिभा पर केवल आश्चर्यचकित हो सकते थे। यह अफसोस की बात थी कि युन का स्तर बहुत कम था। उसकी सहनशक्ति, ताकत और गति अपर्याप्त थी, और वह ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को नुकसान पहुंचाए बिना केवल बार बार चकमा दे सकती थी। बस बहुत हो गया, लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को दूर रख दिया। आगे कोई परीक्षण आवश्यक नहीं था, युन पहले ही मूवमेंट तकनीक के सार को छू चुका था। श्री लिन शेन, क्या मैं वाल्किरी की सुरक्षा का उपयोग करूं? युन ने लिन शेन को उम्मीद भरी आंखों से देखा। पहले आराम करो, युन के माथे पर पसीना देखकर लिन शेन ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। मैं थकी नहीं हूं, युन ने तुरंत कहा। वह केवल यही कर सकती थी और वह मूल्यवान बनना चाहती थी। MVL योजक चिन्ह novelbun.net के साथ कहानियां खोजें। ठीक है, तो मुझे यह मूवमेंट तकनीक सिखाने के लिए वाल्किरी की सुरक्षा का उपयोग करने का प्रयास करें। लिन शेन ने अब उसे आराम करने पर जोर नहीं दिया। युन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर डरपोक तरीके से लिन शेन के पास पहुंची, अपनी बेस चेंज टैलेंट वाल्किरी की सुरक्षा को सक्रिय किया। एक सफेद कवच ने युन के शरीर को ढक लिया। उसके कवच के माथे पर एक अर्धचंद्राकार प्रकाश पैटर्न दिखाई दे रहा था। जैसे ही वाल्किरी की सुरक्षा सक्रिय हुई, अर्धचंद्राकार प्रकाश पैटर्न धीरे धीरे अर्धचंद्र से पूर्ण चंद्रमा में बदल गया। जब ये पूर्ण चंद्रमा बन गया तो युन ने धीरे से कहा, श्री लिन शेन, मैं आ रही हूं। फिर उसने अपना माथा लिन शेन के माथे पर दबाया। हालांकि कवच से अलग होने के बावजूद युन को अभी भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जिस क्षण उनके माथे हल्के से छुए, उसका शरीर अनजाने में थोड़ा कांप उठा। लिन शेन को लगा जैसे जैसे उसका माथा पूर्णिमा की रोशनी के पैटर्न को छूता है, उसके दिमाग में अचानक कुछ अजीबोगरीब छवियां उभर आती हैं। लिन शेन को लगा जैसे वह युन बन गया है, अपने दिमाग में उस हरकत की तकनीक का अभ्यास कर रहा है
जबकि उसके अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि भी उसके दिमाग में भर रही थी। युन ने तब तक बेतहाशा पकड़ बनाए रखी जब तक कि उसके शरीर की ताकत खत्म नहीं हो गई। अब वह टिक नहीं पाए, वह गिर गई और धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और उसके शरीर पर कवच ताकत के सहारे की कमी के कारण अपने आप गायब हो गया। मिस्टर लिन शेन, मुझे माफ करना, मैं बहुत बेकार हूँ। युन ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह इतनी बुरी तरह थक चुकी थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे। वह पूरी तरह खड़ी भी नहीं हुई थी कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फिर से गिरने वाली थी। लिन शेन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और दिल खोलकर हंसा। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत उपयोगी हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुम बस मेरा आशीर्वाद हो। लिन शेन, जो पहले इस आंदोलन तकनीक में महारत हासिल करने में असमर्थ थी, अब सीधे युन के अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की और अचानक इसे सीख लिया। ये शिक्षण नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक कौशल की प्रत्यक्ष नकल थी। वाल्किरी की सुरक्षा लिन शेन की कल्पना से भी अधिक अविश्वसनीय थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मून रैबिट कबीले को आपदा का सामना करना पड़ा, ये प्रतिभा बहुत ही बग जैसी है। लिन शेन ने मन ही मन आह भरी और युन की और प्रशंसा की। तारीफों से युन का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत लिन शेन से उसे कठिन कार्य सौंपने का अनुरोध किया। पहले अपना स्तर बढ़ाओ, बाद में तुम्हारे अभ्यास के लिए उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें होंगी। लिन शेन ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि युन को कौन सी मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास करने देना है, इसलिए उसने उसे शांत किया, उसे अपना स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने दिया। लिन शेन के दिमाग में अब 3 योजनाएं थीं। एक कि युन को वेई वुफू का अनुसरण करके सीखना था और युन द्वारा वेई वुफू के कौशल सीखने के बाद वह उसे सिखाने के लिए वाल्किरी की सुरक्षा का उपयोग कर सकती थी। दूसरी योजना ये थी कि युन कॉन्ट्रेरियन को सीखे और फिर उसे सिखाए। चूंकि युन का स्तर बहुत कम था, इसलिए वाल्किरी की सुरक्षा पर एक प्रतिबंध था। प्रत्येक कौशल को केवल वाल्किरी की सुरक्षा का उपयोग करके एक व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता था। युन के अनुसार उसके स्तर के बढ़ने के साथ यह सीमा धीरे धीरे हट जाएगी। इस प्रकार कॉन्ट्रेरियन को सीखने देना है या खुद सीखना है, लिन शेन को वर्तमान में 2 विकल्पों में से एक चुनना था। कॉन्ट्रेरियन अब लड़ने के लिए पूरी तरह से सहज ज्ञान पर निर्भर थी। हालांकि वह शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी अनुकूलन क्षमताएं कम थीं। उसे अभी भी कुछ मार्शल तकनीकें सीखने की जरूरत थी। अंतिम योजना अधिक जटिल थी। लिन शेन चाहता था कि युन गुप्त रूप से ज़िमेन स्वॉर्ड्समैन के उधार लेने और बल बदलने के कौशल को सीखे और फिर उसे सिखाए। लिन शेन लंबे समय से ज़िमेन स्वॉर्ड्समैन के उधार लेने और बल बदलने के कौशल को पाने की लालसा रखता था, हमेशा अपने लिए इस तकनीक को चुराने के बारे में सोचता था। हालांकि ये थोड़ा परेशानी भरा था और इसे संभव बनाने के लिए कुछ रणनीतिक योजना की आवश्यकता होगी। युन को शांत करने के बाद लिन शेन ने उसे अपना स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए कुछ उत्परिवर्तन द्रव दिया। कुछ ही समय में तियानशुन आखिरकार वापस आ गया। तियानशुन के उड़ते हुए जहाज को गुंबद में उतरते देखकर लिन शेन उत्सुक हो गया और गुंबद की ओर चल पड़ा। जिस क्षण लिन शेन ने तियानशुन को उड़ते हुए जहाज से निकलते देखा, उसे अचानक दिल को झकझोर देने वाली अनुभूति हुई। उड़ते हुए जहाज से बाहर की ओर फैली हुई लंबी सुडौल टांगें एक कसी हुई गोल मांसलता बिखेर रही थीं। वे बीमार पतली टांगें नहीं थीं जो पूरी तरह से हड्डियां थीं। एक नज़र में वे एक जीवंत कामुकता को प्रकट करती थीं। दूसरे शब्दों में वे बस शक्तिशाली थीं। उन टांगों के बाद कमर, कूल्हे, छाती और चेहरा था। जोश बढ़ता ही गया और इससे पहले कि कोई इसे समझ पाता, ये पहले से ही लोगों को नशे में डाल चुका था। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, ये बढ़िया शराब के एक लौकी के समान थी, एक लौकी जिसकी महक से ही एक आदमी नशे में आ सकता था। जो लोग सहनशीलता के बिना इस तरह के पेय को नहीं पी सकते थे, ये बहुत ही उग्र, बहुत समृद्ध, एक भयंकर आत्मा थी जिसे सामान्य आदमी नहीं समझ सकता था। जो लोग इसे वश में कर सकते थे उनके लिए यह परम अमृत था, जो नहीं कर सकते थे उनके लिए सबसे बढ़िया शराब भी शैतानी थी। तियानशुन के बाल तियानशुन जैसे ही सुनहरे थे, फिर भी उसकी आंखें गहरी काली, गहरी और त्रिआयामी थीं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो अदम्य, भयंकर सुंदरता बिखेर रहा था। लेकिन जब वह उड़ते हुए जहाज से बाहर निकली और अपने पंख अपने पीछे फैलाए, तो वह भयंकरता तुरंत काफी हद तक नर्म हो गई, जैसे कि एक तीखी शराब के गले से नीचे उतरने के बाद जो मीठा स्वाद रहता है, वह हर स्वाद के साथ मीठा होता जाता है, हर स्वाद अधिक स्थायी होता जाता है। फायर सीड वास्तव में जानता है कि कैसे चुनना है, लिन शेन ने एक आह भरते हुए खुद से सोचा। मुझे ऐसी आंखों से क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुमने पहले कभी ऐसी आंखें नहीं देखी हैं। तियानशुन ने लिन शेन को एक नज़र से देखा और उसे अनदेखा करते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई, अपने मंदिरों की मालिश कर रही थी जैसे कि वह बहुत थक गई हो। लिन शेन ने खुद से सोचा, मैंने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं देखा है, आज पहली बार है। असेंशन पूल का मामला थोड़ा परेशानी भरा है। तियानजुन ने पानी की बोतल से एक छोटा घूंट पीने के बाद आह भरते हुए कहा, अगर यह संभव नहीं है तो चलो इसे भूल जाते हैं, मुझे असेंशन पूल का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है।
लिनशेन को पता था कि यह कोई आसान मामला नहीं था और वह तियानजुन को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहती थी, उसने पहले ही उसकी बहुत मदद की थी। अवसर अभी भी मौजूद है, लेकिन आप असेंशन पूल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। तियानजुन ने लिनशेन को स्काई पिनेकल स्टार की अपनी यात्रा के परिणाम के बारे में बताया। बाहरी लोगों के लिए असेंशन पूल का उपयोग करने के लिए सेलेस्टियल कोर्ट के डीन और 2 वाइस डीन के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। डीन और एक वाइस डीन ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन अंतिम वाइस डीन हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था। तियानजुन ने अपनी पूरी कोशिश की और अंत में उन्हें सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर एक वोट पर निर्भर रहना पड़ा, जो केवल 3 वोटों से लक्ष्य से चूक गया। जब तियानजुन ने सारी उम्मीद खो दी थी, तब एक अप्रत्याशित अवसर आया। सेलेस्टियल रेस को डीमैन जनजाति के साथ लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, जिससे दोनों पक्षों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। वर्तमान में दोनों रेस इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसमें स्काई पिनेकल स्टार पर डीमैन जनजाति के प्रतिनिधि मौजूद थे। बातचीत चल रही थी लेकिन गतिरोध पर पहुंच गई थी। दोनों पक्षों ने संघर्ष किया, फियर्स फायर स्टार के स्वामित्व पर हितों का संतुलन खोजने के लिए, और वार्ता में एक अस्थायी गतिरोध पर पहुंच गए थे। डीमैन पक्ष के एक प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रत्येक पक्ष फियर्स फायर स्टार पर सी ऑफ फ्लेम्स में 3 व्यक्तियों को भेजेगा, और जो कोई भी क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन का जीवन आधार प्राप्त करेगा, उसे फियर्स फायर स्टार का स्वामित्व प्राप्त होगा। फियर्स फायर स्टार खुद एक ऐसा ग्रह था जो मनुष्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं था, जिसका वातावरण मानव मात्र ग्रह से बहुत अलग था। छोटी धातु की चिंगारी वायुमंडल में विस्फोटक घटकों को स्थापित कर सकती थी। अन्य ग्रहों पर जो सामान्य लड़ाई मानी जाएगी, वह फियर्स फायर स्टार पर गंभीर विस्फोटों का कारण बन सकती है। फियर्स फायर स्टार पर बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने वाले कई म्यूटेटर खुद जीवों द्वारा नहीं मारे गए, बल्कि लड़ाई से शुरू हुए विस्फोटों के कारण मारे गए। अन्य क्षेत्र मुश्किल से जीवित रहने योग्य थे, लेकिन सी ऑफ फ्लेम्स के पास ये विस्फोट विशेष रूप से गंभीर थे। जीवन ठिकानों की एक आकस्मिक टक्कर परमाणु बम जैसा भयानक विस्फोट कर सकती है। क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन 10वीं बारी के आरोही प्राणी और उस समय के शीर्ष स्तर में से एक, लपटों के सागर के बीच में रहता था। लपटों के सागर द्वारा पैदा किए गए प्राणी होने के कारण क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन में उन विस्फोटों के प्रति बहुत मजबूत प्रतिरक्षा थी। लेकिन वहां लड़ने वाले आम आरोही को बहुत नुकसान होगा और उन्हें विस्फोटों के प्रभाव पर विचार करना होगा। इस बार दोनों पक्ष 3 लोगों को भेजने के लिए सहमत हुए, जो सभी आरोही होंगे। ऐसा नहीं है कि वे निर्वाण प्राणियों को नहीं भेजना चाहते थे, बल्कि केवल इसलिए कि निर्वाण प्राणियों की ताकत बहुत भयानक थी। भयंकर अग्नि तारे पर कहीं और लड़ना प्रबंधनीय था, लेकिन अगर निर्वाण प्राणी लपटों के सागर क्षेत्र में लड़ता है तो एक बड़े विस्फोट को ट्रिगर करता है। इससे वैश्विक आपदा हो सकती है। वे जो चाहते थे वह भयंकर अग्नि तारे के संसाधन थे, न कि आपदा से बर्बाद हुआ भयंकर अग्नि तारा। यदि आप असेंशन पूल का उपयोग करने की योग्यता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप केवल इस सी ऑफ फ्लेम युद्ध में भाग ले सकते हैं और क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन का जीवन आधार सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, तियानजुन ने लिनशेन से कहा। इस बार जोखिम वास्तव में बहुत बड़ा है। आप जाते हैं या नहीं, यह आपको तय करना है। क्या अन्य 2 स्लॉट तय हो गए हैं? लिनशेन ने सोच समझकर पूछा। तियानजुन समझ गया कि लिनशेन किस बात को लेकर चिंतित थे। वे तय हो गए हैं। क्योंकि जोखिम वास्तव में बहुत बड़ा है, इसलिए सेलेस्टियल रेस युद्ध में भाग नहीं लेगी। अन्य 2 स्लॉट पर आयरनब्लड जनजाति के एक मानव और 10वें मोड़ के आरोही ने दावा किया है। यदि सफल होते हैं तो तीनों को असेंशन पूल में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। यदि वे असफल होते हैं तो उनके लिए वापस लौटने पर स्पष्टीकरण देना कठिन होगा। इसके अलावा उस तरह की जगह पर ध्यान में चूक से उनकी जान जा सकती है, हालांकि किसी समस्या की संभावना बहुत कम है। मानव, लिनशेन ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। पिछले संघर्ष में भयंकर अग्नि तारा पर मारे गए कई निर्वाण प्राणी उस मानव परिवार से थे। उन्होंने भी किसी को युद्ध में भेजा है। यदि वे सफल होते हैं तो सेलेस्टियल कोर्ट उन्हें भयंकर अग्नि तारा पर कुछ खनन क्षेत्रों को रखने की अनुमति देगा, जिसमें 300 वर्षों के लिए खनन अधिकार होंगे, तियानजुन ने समझाया। दूर से देखने पर फियर्स फायर स्टार एक विशाल लाल भूरे रंग का ग्रह था। पूरा ग्रह बहुत बंजर दिखाई देता था। हर जगह लाल भूरे रंग की पहाड़ियां और जमीन थी, और केवल कुछ क्षेत्रों में हरे पौधे थे। ये पौधे फियर्स फायर स्टार के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि दूसरे ग्रहों से लाए गए विशेष प्रजातियां थीं। अन्य जातियां फियर्स फायर स्टार पर जीवित रहने में सक्षम थीं क्योंकि इन पौधों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इन पौधों की खेती केवल लपटों के सागर से दूर के क्षेत्रों में ही की जा सकती थी, और प्रत्येक पौधे को उगाने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। परिवहन स्टेशन से बाहर निकलने के बाद लिनशेन को तुरंत एक बहुत ही अप्रिय गंध महसूस हुई, और उसने जो हवा अंदर ली उससे उसकी छाती में कुछ असहजता महसूस हुई। यह अभी भी विशाल सांपों जैसे पौधों से आच्छादित क्षेत्र में था। वनस्पति क्षेत्रों के बाहर हवा मानव अस्तित्व के लिए और भी कम उपयुक्त थी।
केवल आरोही के शरीर ही मुश्किल से इसके अनुकूल हो सकते थे। यदि वे पौधों से ढके क्षेत्रों को छोड़ देते हैं तो साधारण म्यूटेटर्स की जान जोखिम में पड़ सकती है। हालांकि फिर फायर स्टार का वातावरण कठोर था, लेकिन इसमें एक प्रकार का अत्यंत दुर्लभ अयस्क था, जो उड़ने वाले वाहनों की बिजली प्रणालियों के लिए एक आवश्यक सामग्री थी, जिससे होने वाला मुनाफा भी उतना ही अधिक था। विशाल बैलें, विशाल सांपों की तरह, जमीन पर मुड़ी हुई और लहराती हुई, उलझी हुई और दर्जनों मील की दूरी को कवर करती हुई। बेलों पर पत्तियां काफी छोटी थीं, आकार में आम मेपल के पेड़ों की पत्तियों के बराबर। उन बेलों पर ट्यूमर जैसी कई सूजन देखी जा सकती थी, जो एक भयानक और भयावह रूप प्रस्तुत करती थी। ड्रैगन टंग वाइन के अनाकर्षक रूप के बावजूद इसने फिर फायर स्टार की वायु गुणवत्ता में सुधार किया और यह पानी का मुख्य स्रोत भी था। इस क्षेत्र में कई बेलें थीं, लेकिन वास्तव में वे सभी एक ही ड्रैगन टंग वाइन की थीं। ड्रैगन टंग वाइन की सुरक्षा में बेलों के नीचे बनी लकड़ी की झोपड़ियों की कतारें देखी जा सकती थीं। यहाँ कोई कंक्रीट और स्टील का निर्माण नहीं देखा जा सकता था। लगभग कोई भी तकनीकी उत्पाद दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ तक कि धातु भी शायद ही कभी दिखाई दे। अधिकांश लकड़ी और कपास से बने थे, और यहाँ तक कि रेशेदार पदार्थों से बने कपड़े भी मिलना मुश्किल था। किसी ने तियानशुन का अभिवादन किया और उन्हें एक अपेक्षाकृत शानदार बड़े लकड़ी के घर में ले गया। लिनशेन, तियानशुन और वेई वुफू ने तियानशुन का लकड़ी के घर में पीछा किया, जहाँ तियानशुन ने दो प्रमुख दिव्य लोगों से बात की। लिनशेन ने एक आदमी को दूसरे कोने में क्रॉस लेग बैठे चाय पीते हुए देखा। उसके पीछे एक छोटी लड़की ने जेड की तरह सफ़ेद छाता पकड़ा हुआ था, जो उस आदमी के सिर को छाया दे रहा था। ये स्पष्ट नहीं था कि उसने घर में छाता क्यों पकड़ा था, जहां न तो हवा थी, न ही बारिश, न ही सूरज। जब वे अंदर आए तो आदमी ने उनकी ओर देखा, एक दूसरे की ओर देखा, और फिर एक बार फिर अपनी नज़रें नीची कर ली। अब उनकी ओर नहीं देख रहा था। लिनशेन और वेई वुफू ने एक नज़र में ही उस आदमी को ओयांग यूडू के रूप में पहचान लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उस ओयांग यूडू से कुछ अलग था जिसे वे पहले जानते थे। हालांकि वह अभी भी सभ्य था, लेकिन अब वह अपनी कुछ स्वतंत्र भावना खो चुका था और अधिक स्थिरता प्राप्त कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि ओयांग यूडू जानबूझकर उन्हें पहचानने से बच रहा था, और लिनशेन और वेई वुफू दोनों ने उसे न जानने का नाटक किया। तियानजुन, इस ऑपरेशन में कुछ बदलाव हुए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे लोग अभी भी भाग लेना चाहते हैं? एक दिव्य ने तियानजुन से पूछा। क्या हुआ? तियानजुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दीमान जनजाति द्वारा चुने गए 3 लोगों में से एक महिला है जिसका नाम फ्लेरेला है, पिछले दिव्य ने कहा। फ्लेरेला, वह महिला जिसे दीमान जनजाति की अमर किंवदंती कहा जाता है। तियानजुन वास्तव में कुछ हद तक हैरान था, वह अभी तक मरी नहीं है। उसे इस तरह के ऑपरेशन में भाग लेने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या ये धोखा नहीं है? ये बिल्कुल धोखा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि वह एक आरोही है, सेलेस्टियल ने आह भरी। 400 साल पहले वह 10वीं बारी आरोही थी, और 400 साल बाद वह अभी भी 10वीं बारी आरोही पर है। अपनी क्षमताओं के साथ वह 400 साल पहले निर्वाण प्राप्त कर सकती थी, और भले ही यह महान निर्वाण था, उसकी सफलता दर बहुत अधिक होगी। लेकिन वह हठपूर्वक 400 वर्षों तक आरोही स्तर पर रही, यहाँ तक कि उसके कबीले के कुछ पोते पोतियों ने भी निर्वाण प्राप्त कर लिया है, फिर भी वह नहीं कर पाए। अपने अनुभव और साधना के साथ इस तरह के ऑपरेशन में भाग लेना क्या लोगों को धमकाना नहीं है? तियानजुन ने ठंडी सांस ली। लेकिन सच में वह एक आरोही है और दीमैन जनजाति के साथ हमारे समझौते की शर्तों को पूरा करती है, सेलेस्टियल ने असहाय होकर कहा। मैंने पहले ही अपने लोगों को इस ऑपरेशन से वापस लेने का फैसला कर लिया है, आप सभी बाकी बातों पर खुद ही चर्चा कर सकते हैं। ये सुनकर तियानजुन हैरान रह गई। अगर आपके लोग वापस चले गए तो तीसरे स्थान का क्या होगा? ये जानते हुए कि यह निश्चित मृत्यु है, मैं अपने लोगों को उनके विनाश में नहीं जाने दे सकता। 10वें मोड़ के आरोही को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। जो कोई भी जाने को तैयार है वह जा सकता है, लेकिन मेरे लोग नहीं जाएंगे। सेलेस्टियल ने उदासीनता से कहा। क्या यह उचित है? हम उच्च अधिकारियों को कैसे समझाएंगे? तियानशुन ने भौहें सिकोड़ी। यह उच्च अधिकारियों की गलती है जिन्होंने निर्णय लेने में गलती की है। अगर वहां किसी की कोई राय है तो उन्हें मेरे पास आने दें। अगर मैं इंस्पेक्टर बनना बंद कर दूं तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद सेलेस्टियल उठ गया और आयरनब्लड जनजाति के आरोही के साथ सीधे चला गया। तियानशुन और एक अन्य सेलेस्टियल ने एक दूसरे को अनिश्चित रूप से देखा, जबकि इंस्पेक्टर के पास सीधे जाने का प्रभाव था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चीशांग, तुम क्या सोचते हो? तियानशुन ने सेलेस्टियल से पूछा जो नहीं गया था। चीशांग ने कंधे उचकाए और कहा, और क्या सोचना है? इंस्पेक्टर ने कहा कि यह ऊपर से एक समस्या है, मैं क्या सोच सकता हूँ? तुम इतने लंबे समय से जल्दी में हो, तुम थक गए होगे। अभी आराम करो और ऊपर से आने वाले फैसले का इंतजार करो। कोई और विकल्प न होने के कारण तियानजुन लिनशेन और बाकी 2 को पहले बसने के लिए जगह ढूंढने के लिए ले जा सकता था।
तियानजुन ने तीनों को कमरे में बुलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ऐसा लगता है कि इस बार सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर कुछ आंतरिक समस्या है, अन्यथा वे इस ऑपरेशन में फ्लेरेला की भागीदारी के लिए सहमत नहीं होते। लिन शेन, इस बार इसे जाने दो। असेंशन पूल में एक जगह इतनी बड़ी जोखिम लेने के लायक नहीं है। फ्लेरेला कौन है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि तियानजुन जवाब दे पाता, तियानशिन आलसी ढंग से दीवार के सहारे झुकते हुए बोली, क्या तुमने अभी नहीं सुना? वह डीमैन जनजाति की अमर किंवदंती है। 400 वर्षों से पूरे डीमैन जनजाति द्वारा मान्यता प्राप्त एक महान सुंदरता, एक बूढ़ी महिला राक्षस जिसने 400 वर्षों तक असेंशन स्तर पर कड़ी मेहनत की है, अब उसे एक अजर राक्षसी कहा जाना चाहिए। क्या वह बहुत मजबूत है? लिन शेन ने फिर पूछा। बहुत मजबूत नहीं। 400 साल पहले डीमैन जनजाति ने एक असेंडर्स रैंकिंग लड़ाई आयोजित की थी और उस समय फ्लेरेला ने डीमैन जनजाति के कुछ नए असेंडर्स को हराया और पहला स्थान हासिल किया, तियानशिन ने चिढ़ाते हुए कहा। बकवास करना बंद करो, तियानजुन ने लिन शेन की ओर मुड़ने से पहले उसे डांटा। 400 साल पहले फ्लेरेला को डीमैन जनजाति की नंबर 1 सुंदरता के रूप में सम्मानित किया गया था। डीमैन जनजाति के कई प्रसिद्ध असेंडर्स ने उसकी प्रशंसा की। क्या उन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया? हम नहीं जानते, लेकिन पहला स्थान हासिल करना सिर्फ एक संयोग नहीं था। इसके अलावा उसने बाद में कई ऐसे काम किए जिन्होंने ब्रह्मांड को हिला दिया, और उस समय उसकी ताकत असेंडर्स में सबसे ऊपर थी। हमने 100 साल से ज्यादा समय से उसके बारे में नहीं सुना है। हमें लगा कि वह या तो मर गई है या बहुत पहले निर्वाण प्राप्त कर चुकी है। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी जीवित है और उसने निर्वाण प्राप्त नहीं किया है। उसने ऐसा क्या किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया? लिन शेन और भी उत्सुक हो गया। कुछ खास नहीं, उसने सिर्फ डीमैन जनजाति के एक राजा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस राजा ने उसे मृत्युदंड जारी कर दिया। कई निर्वाण प्राणियों के पीछा में कई बार मौत से बच निकली। एक ग्रह को उड़ा दिया और उस ग्रह के विस्फोट का इस्तेमाल करके उसका पीछा कर रहे 2 निर्वाण प्राणियों को मार डाला। लिन शेन ने जितना ज्यादा सुना, उसका दिल उतना ही भारी होता गया। सदियों पहले वह पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। ओयांग यूडू के साथ वहां जाना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। लिन शेन पहले से ही पीछे हटने के बारे में सोच रही थी। न केवल वह एक ऐसी आरोही थी जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, बल्कि वह 400 वर्षों से आरोही स्तर पर थी। कौन जानता था कि उसके पास कितने शीर्ष स्तरीय स्पिरिट बेस और प्रीमियम आरोही पालतू जानवर थे। ये संभव था कि उसके पालतू जानवरों को रिहा करना ही, बिना एक उंगली उठाए, लिन शेन और उसके समूह को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि लिन शेन आरोही पूल में प्रवेश प्राप्त करना चाहता था और ओयांग यूडू की मदद करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने वाला नहीं था। संभवतः ओयांग यूडू भी बाहर हो जाएगा। वह मूर्ख नहीं था। समूह भयंकर अग्नि सितारा पर बस गया, सेलेस्टियल कोर्ट से आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। उस इंस्पेक्टर के अस्थायी रूप से बाहर निकलने के साथ सेलेस्टियल कोर्ट को निश्चित रूप से एक समाधान के साथ आने की जरूरत थी, और तियानजुन संभवतः फ्लेरेला को 9 से 1 के अनुपात में पद छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, अन्यथा पूरा ऑपरेशन निरर्थक होगा। लिन शेन, तियानशिन और वेई वुफू सभी फेयर्स फायर स्टार पर पहली बार आए थे और इसके बारे में काफी उत्सुक थे। वहां के कर्मचारियों के साथ वे प्लांट एरिया के बाहर घूमे। लिन शेन ने 2 खंजर लिए और उन पर वार किया, जिससे चिंगारी उड़ने लगी और हवा में विस्फोटों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। चिंगारी पटाखों में बदल गई, जो सीधे आसमान में फट गई। ये बस एक हल्की टक्कर थी। अगर कोई वास्तव में जोरदार प्रहार करता तो विस्फोट की विनाशकारी शक्ति भयानक होती। ये ग्रह वास्तव में दिलचस्प है, लिन शेन ने कहा, और उसने दोनों खंजरों को आतिशबाजी की तरह एक साथ मारा और खूब आनंद लिया। बचकाना, तियानशिन ने बगल से उपहास किया। आपका अगला पठन MVL योजक चिन्ह novelbun.net पर है। उनके बगल में बैठा कर्मचारी, एक हुआक्सी व्यक्ति, एक मजबूर मुस्कान के साथ बोला, फियर्स फायर स्टार के वातावरण के अभ्यस्त हो जाना अच्छा है। यहाँ युद्ध के दौरान आपको इन विस्फोटों से सावधान रहना होगा। फियर्स फायर स्टार पर होने वाले कई संघर्षों में कोई भी पक्ष जीवित नहीं बचता, क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों नहीं, बल्कि विस्फोटों में मरते हैं। क्या हमारा पहले भी डीमैन जनजाति के साथ संघर्ष नहीं हुआ था और निर्वाण स्तर पर हमने कई व्यक्तियों को नहीं खोया था? वास्तव में निर्वाण में मौजूद लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष फियर्स फायर स्टार पर वास्तव में पूरी ताकत से हमला करेगा। अधिकांश लोग विस्फोटों में मारे गए। ये डीमैन जनजाति के लोग हैं। ड्रोकी ने जल्दी से कहा, चलो उनसे दूर रहें ताकि हम किसी विवाद में न पड़ें। उनसे दूर रहें, मानो वे हमें कुछ भी कर सकते हैं, तियानशिन ने बिना किसी इरादे के कहा। ड्रोकी और कुछ कहना चाहता था, लेकिन डीमैन जनजाति के लोग पहले ही आ चुके थे और उन्हें देख लिया था, जो उनकी दिशा में चल रहे थे। वह डीमैन जनजाति की महिला, जिसे भीड़ में एक स्टार की तरह माना जाता है, वह फ्लेरेला है। ड्रोकी ने लिन शेन और अन्य लोगों से फुसफुसाते हुए कहा। तीनों ने अपनी निगाहें फ्लेरेला की ओर घुमाईं।
हालांकि तियानशिन उसकी कहानियों से बहुत परिचित था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। अरे, क्या फ्लेरेला की उम्र 400 साल से ज्यादा नहीं है? वह अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे दिखती है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह फ्लेरेला है? तियानशिन ने आश्चर्य से कहा। वह डी मैन जनजाति के राजनयिक दल के साथ हमारे शिविर में आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा, क्या तुमने उसका उपनाम नहीं सुना है? वे उसे द एजले स्मिथ कहते हैं क्योंकि उसने सैकड़ों वर्षों से अपनी युवा सुंदरता को बनाए रखा है, ड्रोकी ने समझाया। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी युवा दिखेगी, तियानशिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की है जो अपनी जवानी को बनाए रखने की कला जानते हैं, और कुछ सैकड़ों साल पुराने हैं जिनके चेहरे अभी भी युवाओं जैसे हैं, लेकिन कुछ विवरणों और उनके व्यवहार से आप आमतौर पर बता सकते हैं कि वे वास्तविक युवा लोगों से अलग हैं। ज्यादातर वे सिर्फ युवा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फ्लेरेला, वह वास्तव में एक मासूम और जीवंत युवा लड़की की तरह लगती है। उस पर मुझे समय के निशान का एक भी निशान नहीं दिखता। ये वाकई अजीब है। नहीं तो उसे द एजले स्मिथ क्यों कहा जाता? ड्रोकी ने हंसते हुए कहा। लिनशेन भी फ्लेरेला को देख रहा था, फिर भी उसे उसमें वह सुंदरता नहीं दिखी जिसका वर्णन दूसरे कर रहे थे। उसका आश्चर्य बाकी लोगों से ज्यादा था, क्योंकि लिनशेन ने जो देखा वह मानव आकार में एक मोज़ेक था। ऐसी जगह पर मोज़ेक वाले व्यक्ति से मिलना उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। लिनशेन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या ये फ्लेरेला रेड हॉटे हो सकती है? मोज़ेक की वजह से लिनशेन वास्तव में यह नहीं पहचान पाया कि कौन कौन है। हालांकि फ्लेरेला बहुत सुंदर थी, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत सारी सुंदरियां थीं, और तियानशिन ने बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसे सिर्फ इसलिए कोई खास भावना नहीं होगी क्योंकि एक महिला सुंदर थी। एक सुंदरी संभवतः अपने रूप के कारण प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन अलग दिखने के लिए सिर्फ रूप ही काफी नहीं है। फ्लेरेला को 400 साल तक डी मैन जनजाति की सबसे सुंदरी के रूप में जाना जाता था पहले, लेकिन सुंदरता केवल कारण का एक हिस्सा थी। आप ड्रोकी हैं, सेलेस्टियल रेस के शिविर के प्रभारी व्यक्ति, है न? डी मैन जनजाति का समूह उस जगह के करीब आया जहां लिनशेन और उनकी कंपनी खड़ी थी, और फ्लेरेला को घेरने वाले डी मैन जनजाति के लोगों में से एक ने ड्रोकी को नापते हुए पूछा। विस्काउंट काजिया की याददाश्त अच्छी है, एक मुठभेड़ के बाद ही उसे मेरा नाम याद आ गया। हाँ, मैं ड्रोकी हूँ, ड्रोकी ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। विस्काउंट काजिया ने नाक सिकुड़ी और ड्रोकी को अनदेखा कर दिया। उसकी निगाहें लिनशेन और अन्य लोगों को नापते हुए बोल रही थीं, ये तीनों, वे आपकी सेलेस्टियल रेस के लड़ाके नहीं हैं, है न? नहीं, ड्रोकी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। जब वे बात कर रहे थे, लिनशेन न तो उन पर ध्यान दे रहा था, न ही फ्लेरेला पर जिसके पास अग्नि बीज था। वह डी मैन जनजाति के जुलूस के अंत में एक आकृति को देखकर मोहित हो गए। टकराव को रोकने के लिए फ्लेरेला सहित डी मैन जनजाति के किसी भी सदस्य ने बेस वेरिएंट क्रिएचर माउंट का उपयोग नहीं किया। यदि बेस वेरिएंट क्रिएचर के शरीर आपस में टकराते तो वे भी विस्फोट को ट्रिगर करते। इसलिए डी मैन जनजाति की पूरी टीम में वास्तव में केवल एक व्यक्ति ही माउंट के साथ था। ये व्यक्ति, जिसे लिनशेन आंक रहा था, स्पष्ट रूप से डी मैन जनजाति के रैंकों में सर्वोच्च स्थान रखता था, एक तथ्य जिसने लिनशेन को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि यह व्यक्ति एक मानव था। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो अपने 30वें या 40वें दशक में दिखाई दे रहा था। समूह के पीछे एक बड़े काले बैल पर सवार था। वह बड़ा काला बैल वास्तव में एक बैल था, न कि एक बेस वेरिएंट क्रिएचर, और उसका कोट काले साटन की तरह चमक रहा था। भयंकर अग्नि सितारा पर ऐसा माउंट होना स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति संभाल सके, और एक सामान्य बैल भी भयंकर अग्नि सितारा पर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन इनमें से कोई भी लिनशेन के ध्यान का केंद्र बिंदु नहीं था। लिनशेन उस पर केंद्रित था क्योंकि जितना अधिक वह इस आदमी को देखता था, उतना ही वह अपने तीसरे भाई लिन जोंगजेंग जैसा दिखता था। हालांकि लिनशेन ने यह पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की कि यह उसका तीसरा भाई लिन जोंगजेंग था। हालांकि वह आदमी लिन जोंगजेंग जैसा दिखता था, लेकिन वह पतला था और उसका व्यवहार वैसा नहीं था। m_VLE योजक चिन्ह novelbun.net पर अपना अगला रोमांच खोजें। लिन जोंगजेंग, जिसे लिनशेन ने याद किया, वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता था। अपना खाली समय मछली पकड़ने और चाय पीने में बिताता था। ऐसा लगता था कि उसका स्वभाव गुस्सैल नहीं था। फिर भी बैल के ऊपर बैठकर इस आदमी ने एक ऐसी आभा बिखेरी जो आम लोगों के लिए अप्राप्य लगती थी, जैसे कि वह ऊपर से सभी प्राणियों को देख रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिनशेन को उस आदमी की भौहों के बीच वह निशान नहीं मिला। वहां की रेखाएं असली झुर्रियां थीं। इसलिए लिनशेन निश्चित नहीं हो सका कि यह व्यक्ति उसका तीसरा भाई लिन जोंगजेंग था या नहीं, लेकिन उसे एक मजबूत समानता महसूस हुई। ये सुनकर कि ये तीनों दिव्य पक्ष द्वारा चुने गए तिकड़ी नहीं थे, काजिया ने उनमें रुचि खो दी, फ्लेरेला की ओर मुड़ा और कहा, भगवान फ्लेरेला, ये लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद न करें। क्या हमें मूल योजना पर टिके रहना चाहिए और लपटों के सागर की जांच करनी चाहिए?
फ्लेरेला ने काजिया को अनदेखा कर दिया। उसकी नज़र लिन शेन के चेहरे पर टिकने से पहले तीनों लोगों की छानबीन कर रही थी और आश्चर्य के संकेत के साथ उसने काले बैल पर सवार मानव व्यक्ति से कहा, परामर्शदाता, यह मानव आपके जैसा ही दिखता है। क्या आप रिश्तेदार हो सकते हैं? जैसे ही उसने कहा, लिन शेन को एहसास हुआ कि यह फ्लेरेला शायद रेड हॉट नहीं था। काले बैल पर सवार व्यक्ति ने लिन शेन को देखा और उदासीनता से कहा, वास्तव में बहुत समान है। तुम्हारा नाम क्या है? इसका तुमसे क्या लेना देना है? लिन शेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। काजिया और अन्य लोग तुरंत क्रोधित हो गए। लिन शेन की ओर इशारा करते हुए कोसते हुए कहा, जब काउंसलर तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो ये सम्मान का संकेत है। तुम्हें दिया गया चेहरा मत फेंको। क्या होगा अगर हम तुम्हारा चेहरा स्वीकार न करें? तियानशिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या तुम मौत चाहते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं अभी कर सकता हूं, काजिया ने धमकी भरे अंदाज में कहा, लेकिन कार्रवाई करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था। तो आओ आओ और मुझे मार डालो। तियानशिन ने अपनी गर्दन बाहर निकाली जैसे कि काजिया के हमला करने का इंतजार कर रहा हो। लिन शेन ने सोचा कि इन परिस्थितियों में काजिया, जो कि एक गुस्सैल स्वभाव का लग रहा था, निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, लेकिन वह बोला था। काजिया ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया, केवल चिल्लाता रहा, तुम किस तरह के कूड़े के ढेर हो, तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आगे सोचने पर लिन शेन को समझ में आया कि काजिया ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सेलेस्टियल रेस और डीमैन जनजाति के बीच बातचीत गतिरोध पर थी। अगर काजिया ने पहले हमला किया और विवाद को जन्म दिया, जिससे सेलेस्टियल रेस को फायदा हुआ, जिससे डीमैन जनजाति को बातचीत में निष्क्रिय स्थिति में आने का मौका मिला, तो काजिया उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता था। बैकवर्ड। इससे ये देखा जा सकता था कि डीमैन जनजाति वे भी लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते थे और इस कार्रवाई का उपयोग समस्या को हल करने के लिए करना चाहते थे। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लेरेला इस कार्रवाई में भाग ले रहा था, जो कि डीमैन जनजाति के लिए अत्यधिक लाभकारी था। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि कोई और दुर्घटना घटे। काउंसलर के नाम से मशहूर एक इंसान ने अपने हाथ से इशारा किया और आश्चर्यजनक रूप से काजिया और बाकी लोग शांत हो गए। मेरा नाम जेंगजोंग है। एक साथी इंसान के तौर पर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर कभी कोई परेशानी आए तो बेझिझक मुझे डीमैन ट्राइब कैंप में ढूंढिए, काउंसलर ने कहा और अपने बैल के सिर को मोड़ते हुए विपरीत दिशा में चला गया। काजिया और बाकी लोगों ने जेंगजोंग का पीछा करते हुए आग के सागर की दिशा में जाने से पहले लिन शेन और तियानशिन को एक तीखी नज़र से देखा। फ्लेरेला ने लिन शेन की तरफ देखा और मुस्कुराया, मैं अभी भी जानना चाहता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें किसी और का नाम पूछने से पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लेरेला ने सिर हिलाया, मेरा नाम फ्लेरेला है, डीमैन ट्राइब का। तियान, इंसान। ये कुछ ऐसा नहीं था जो लिन शेन ने लापरवाही से कहा था। तियानशुन ने उसके लिए जो नाम बताया था वह यही था। जब तियानशुन रिपोर्ट दे रहा था तो उसने लिन शेन से पूछा था कि कौन सा नाम इस्तेमाल करना है और उसके लिए उसका असली नाम इस्तेमाल न करना बेहतर था, इसलिए लिन शेन ने तियान नाम चुना था। अच्छा तियान, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम वाकई काउंसलर की तरह दिखते हो, फ्लेरेला ने कहा और फिर धीरे धीरे अपने आसपास की भीड़ के बीच से दूर जाने के लिए मुड़ी। वह जेंगजोंग कौन है? ऐसा क्यों लगता है कि डीमैन जनजाति के लोग उसका इतना सम्मान करते हैं? लिन शेन ने मुड़कर डोकी से पूछा। डोकी ने जवाब दिया, वह जेंगजोंग डीमैन जनजाति के राजनयिक मिशन का मुख्य व्यक्ति है। हालांकि वह एक इंसान है और डीमैन वंश का नहीं है, लेकिन उसे लालच के राजा सैम का सैन्य रणनीतिकार कहा जाता है और सैम उसका बहुत सम्मान करता है। वह डीमैन जनजाति के भीतर एक उच्च पद रखता है, अन्यथा वह राजनयिक मिशन का मुख्य व्यक्ति नहीं होता। क्या मैं वाकई उसके जैसा दिखता हूँ? लिन शेन ने अपना चेहरा छुआ और डोकी से पूछा। डोकी हंसा, मुझे लगता है कि तुम सभी इंसान बहुत हद तक एक जैसे दिखते हो, यहाँ तक कि सेलेस्टियल्स से भी। यह अलग अलग नस्लों के कारण हो सकता है, लेकिन ऐसी भावनाएं आम हैं। लिन शेन ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। समूह ने फ्लेम लेक के चारों ओर एक और चक्कर लगाया, झील से रेंगने वाले कुछ बेस वेरिएंट जीवों का शिकार किया और फिर शिविर में लौट आया। बूढ़े वेई, क्या तुम उस जेंगजोंग को जानते हो? लिन शेन ने अपने बगल में खड़े वेई वुफू से पूछा। बहुत मिलते जुलते, वेई वुफू ने जवाब में सिर हिलाया। लिन शेन जानता था कि वेई वुफू को भी लगता था कि जेंगजोंग उसके तीसरे भाई जैसा दिखता है, लेकिन वह जवाब नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए उसने फिर से पूछा, लेकिन क्या वह वाकई मेरा तीसरा भाई है? पता नहीं, वेई वुफू ने इस बार अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, अगर वह है तो हमें न पहचानना समझ में आता है। अगर नहीं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ, अगर वह सच में मेरा तीसरा भाई है तो उसके पास हमें न पहचानने के अपने कारण हैं। अगर वह नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही तर्क है, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि क्या वह सच में मेरा तीसरा भाई है? लिन शेन ने आह भरी। बस
उससे पूछो, वेई वुफू ने सुझाव दिया। लिन शेन चौंक गया, कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने बाहर से दरवाजे पर दस्तक सुनी। लिन शेन ने पूछा कि यह कौन है, लेकिन बाहर किसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और लिन शेन दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर एक आदमी छाता लिए खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि ओयांग यूडू था। ओयांग यूडू लकड़ी की झोपड़ी में घुसा और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। तुम में से कौन इस लड़ाई में दिव्य जाति का प्रतिनिधि है? ओयांग यूडू ने उन दोनों की ओर सीधे देखते हुए पूछा। मैं, लिन शेन ने उत्तर दिया। अगर तुम जाने से बच सकते हो तो मत जाओ। फ्लेरेला कोई साधारण आरोही नहीं है, वह कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जिससे हम मुकाबला कर सके, ओयांग यूडू ने कहा। हम वास्तव में तुम्हारे साथ इसी मामले पर चर्चा करना चाहते थे, लिन शेन ने कहा। अगर फ्लेरेला नहीं लड़ती है तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लेरेला भाग लेती है तो हमें नहीं जाना चाहिए। फ्लेरेला निश्चित रूप से भाग लेगी, ओयांग यूडू ने कहा। मैंने चीशांग से सुना है कि सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर एक समस्या है और फ्लेरेला की भागीदारी लगभग निश्चित है, जिसे बदलना हमारी क्षमता से परे है। हालांकि तियानजुन सेलेस्टियल कोर्ट में सीट रखती है, लेकिन वह एक शुद्ध रक्त सेलेस्टियल नहीं है और कुछ हद तक बहिष्कृत है। उसे शायद सब कुछ पता न हो। लिन शेन और वेई वुफू ने नजरें बदलीं। अगर चीजें वैसी ही थी जैसा कि ओयांग यूडू ने बताया तो सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर वाकई एक गंभीर समस्या हो सकती है। उस स्थिति में हम सभी को वापस चले जाना चाहिए, लिन शेन ने ओयांग यूडू को देखते हुए कहा। अच्छा, ओयांग यूडू ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप सभी ऊपर चढ़ गए हैं और काफी अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। क्या ओयांग परिवार के मामले का वान परिवार से कोई लेना देना है? लिन शेन ने ओयांग यूडू के साथ विनम्रता का आदान प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए स्पष्ट रूप से पूछा। कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। कैथरीन जैसी कोई शायद मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की परवाह नहीं करेगी, ओयांग यूडू ने खड़े होते हुए कहा। मुझे अब वापस जाना चाहिए। हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी न बताना सबसे अच्छा है। अगर तुम जाने वाले हो तो अभी जाओ, जल्दी करो। एक बार जब सेलेस्टियल कोर्ट के आदेश आ जाते हैं तो कौन जानता है कि तियानजुन अभी भी तुम्हारी ओर से उनका उल्लंघन करने को तैयार होगा या नहीं। इतना कहकर ओयांग यूडू ने दरवाजा खोला और चला गया। उस आदमी के पास कुछ समस्याएं हैं, लिन शेन ने ओयांग यूडू की विदा होती हुई आकृति को देखते हुए कहा। वेई वुफू ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। एक पल के बाद लिन शेन ने कहा, ऐसा लगता है कि ओयांग परिवार के मामले ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वह उम्मीद नहीं खोएगा और लड़ाई में भाग लेने पर जोर नहीं देगा, है न? संभवतः उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वेई वुफू ने कहा। लिन शेन ने सोचा कि यह सही लगता है। ओयांग यूडू वापस ले सकता है या नहीं, ये चीशांग की इच्छा पर निर्भर था। अगर चीशांग चाहता था कि वह भाग ले तो वह मना नहीं कर सकता था। MVLA योजक चिन्ह novelbun.net के जरिए जुड़े रहें। ये काफी परेशानी वाली बात है, लिन शेन ने कहा। उसे सिरदर्द होने लगा था। कुछ सोचने के बाद लिन शेन तियानजुन को ढूंढने के लिए उठे और उसे बताया कि ओयांग यूडू ने क्या कहा था। सुनने के बाद तियानजुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, वह गलत नहीं है, ये बहुत संभव है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, अगर वे वास्तव में फ्लेरेला को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे तो हम सीधे वापस ले लेंगे। कोई भी हमें नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लिन शेन ने सिर हिलाया, यही एकमात्र विकल्प था। अगले दिनों में लिन शेन और अन्य लोग शिविर के भीतर समाचार की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात जब लिन शेन सो रहा था उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। लिन शेन ने पूछा कि यह कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये सोचकर कि यह फिर से ओयांग यूडू है, उसने दरवाजा खोला, केवल ये जानने के लिए कि आगंतुक झेंगजोंग था। लिन शेन, झेंगजोंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि वह पिछली मुलाकात से अलग व्यक्ति था। तीसरा भाई। लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था। झेंगजोंग वास्तव में उसका तीसरा भाई था। चलो अंदर बात करते हैं। झेंगजोंग अंदर आया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, जैसे कि हर आने जाने वाले की यही आदत हो। तीसरे भाई, वास्तव में क्या हो रहा है? तुम दी मैन जनजाति के साथ कैसे आ गए? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। तीसरे भाई ने गंभीर भाव से कहा, मैं तुम्हें इन मामलों में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम मानव मात्र ग्रह को छोड़ चुके हो तो तुम जल्दी या बाद में फंसने ही वाले हो। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है? क्या इसका दूसरे भाई से कोई लेना देना है? लिन शेन को पहले से ही कुछ संदेह था। ठीक है, तीसरे भाई ने घटनाओं की श्रृंखला को याद किया। दूसरे भाई का कई साल पहले गायब होना आकस्मिक नहीं था। लिन, क्यूई और वान परिवारों द्वारा प्राप्त डाक बर्ड अंडे लॉकी पर्वत से आए थे। लॉकी पर्वत स्वयं एक टेलीपोर्टर था जो जब पर्वत श्रृंखला में डाक बर्ड बेस के पास गिरा तो लिन, क्यूई और वान परिवारों के लोगों ने उसे देखा, जिन्होंने फिर 4 डाक बर्ड अंडे पाए जो पहाड़ से लुढ़क गए थे।
डार्कबर्ड का उस टेलीपोर्टर से एक महत्वपूर्ण संबंध था और लॉकी पर्वत पर छिपी सेटिंग्स के सक्रियण का पता लगाने के लिए डार्कबर्ड का होना आवश्यक था। लिन परिवार द्वारा प्राप्त 2 डार्कबर्ड अंडे वास्तव में फूट गए और एक के फूटने में विफल होने का दावा वास्तव में झूठ था। दूसरा भाई लिन यिन वह था जिसने लॉकी पर्वत में प्रवेश करने के लिए चौथे डार्कबर्ड का उपयोग किया और तेजी से बढ़ने के लिए रियलम किंग ग्रह पर संसाधनों का उपयोग किया। बाद में लिन यिन ने यह भी पाया कि लॉकी पर्वत न केवल रियलम किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, वास्तव में यह एक अत्यधिक उन्नत टेलीपोर्टर था जो किसी को कई अलग अलग ग्रहों पर भेज सकता था। लिन ज़ोंगजिंग और लिन जियांगडोंग मानव मात्र ग्रह को छोड़ने में सक्षम थे क्योंकि लिन यिन ने उन्हें वह टेलीपोर्टर दिया था जो उन्हें लॉकी पर्वत में मिला था। वे दायरे के राजा ग्रह और अन्य विदेशी दुनिया से संसाधनों का उपयोग करके अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने में सक्षम थे, लेकिन एक विदेशी दुनिया की एक यात्रा के बाद लिन यिन कभी वापस नहीं लौटे। लिन ज़ोंगजिंग और लिन जियांगडोंग हाल ही में चुपचाप लिन यिन के ठिकाने की तलाश कर रहे थे जब तक कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिल गई। दूसरे भाई ने संभवतः प्राचीन दायरे के राजा की विरासत पर कब्जा कर लिया और फिर एक लक्ष्य बन गया। संभावना है कि वह पहले ही मर चुका है, लिन ज़ोंगजिंग ने आह भरते हुए कहा। दूसरे भाई को किसने मारा? लिन शेन ने गंभीरता से पूछा। यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अब तक हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर इसमें रैंकिंग के शीर्ष 20 में से कई प्रजातियां शामिल हो सकती हैं, लिन ज़ोंगजिंग ने कहा। क्या ये डी मैन जनजाति से संबंधित है? लिन शेन ने पूछा। लिन ज़ोंगजिंग ने सिर हिलाया। मैंने इस मामले की जांच करने के लिए डी मैन जनजाति में घुसपैठ की। मुझे पहले से ही कुछ सुराग मिल चुके हैं और यह डी मैन जनजाति के लालची सम्राट से संबंधित हो सकता है, लेकिन केवल उससे ही नहीं, इसमें किसी तरह से सर्वोच्च कबीले भी शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च कबीले से भी? लिन शेन चौंक गए। ये केवल सर्वोच्च कबीले और डी मैन जनजाति से संबंधित नहीं हो सकता है। ये निपटाने के लिए एक जटिल खाता है और चुकाने के लिए एक कठिन रक्त ऋण है। शुरू में जियांगडोंग और मैंने इस ऋण का दावा खुद के लिए करने की योजना बनाई ताकि आप और हमारी सबसे बड़ी बहन इससे दूर रहें। अप्रत्याशित रूप से आप और हमारी बहन भी मातृ ग्रह से चले गए, इसलिए आपको इन मामलों के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप दूसरे भाई से अपने संबंध को जाने बिना हमारे विरोधियों का शिकार बन जाएं। लिन ज़ोंगजिंग ने रुककर कहा, क्या आप युद्ध में दिव्य जाति के प्रतिनिधियों में से एक हैं? लिन शेन ने कहा, हाँ, लेकिन चिंता न करें तीसरे भाई, मैंने पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया है। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन ये जानकर कि उसके दूसरे भाई की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों में सर्वोच्च वंश और डी मैन जनजाति का एक राजा शामिल हो सकता है, साथ ही कुछ अन्य उच्च स्तरीय प्रजातियां भी हो सकती हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते थे, उसे अभी भी झटका लगा। लिन ज़ोंगजिंग ने अप्रत्याशित रूप से पूछा, क्यों पीछे हटना? मैं यहाँ केवल दूसरे भाई के बारे में आपको सूचित करने के लिए नहीं आया था। एक और बात है जिसे आपको जानना चाहिए, आप पीछे नहीं हट सकते। आपको न केवल रहना चाहिए बल्कि जीतना भी चाहिए। लिन शेन ने लिन ज़ोंगजिंग को देखते हुए हैरान होकर पूछा, क्यों? ओयांग यूडू के अलावा इस ऑपरेशन में शामिल अन्य 2 प्रतिभागी, यदि वे क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन के जीवन आधार को वापस ला सकते हैं तो उन्हें असेंशन पूल में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। यह आपके लिए बहुत मददगार होगा, लिन ज़ोंगजिंग ने कहा। इतना कुछ जानने के बाद ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल रेस के भीतर डी मैन जनजाति की काफ़ी आंखें हैं, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह सामान्य है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो डी मैन जनजाति का बहुत पहले ही सफाया हो चुका होता। लिन ज़ोंगजिंग का मानना था कि यह स्वाभाविक बात थी, इस पर चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं थी। लिन शेन ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। सिर्फ मौजूदा दौर में ही नहीं बल्कि शांतिपूर्ण समय में भी खुफिया युद्ध अपरिहार्य है। ये निश्चित था कि डी मैन जनजाति ने सेलेस्टियल रेस के भीतर जासूसों को बिठाया था और सेलेस्टियल रेस के पास निस्संदेह डी मैन जनजाति के भीतर अपने मुखबिर थे। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि किसके पास ज़्यादा चतुराईपूर्ण रणनीति है। मैं भी असेंशन पूल में प्रवेश करने की योग्यता चाहता हूं, लेकिन फ्लेरेला बहुत दुर्जय लगती है, मुझे डर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लिन शेन ने आह भरी। बेशक तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। असेंशन लेवल पर मौजूद लोगों में से बहुत कम लोग उससे लड़ने के योग्य हैं, लिन ज़ोंगजिंग ने टिप्पणी की, जिससे लिन शेन को झटका लगा। चूंकि तुम जानते हो कि मैं जीत नहीं सकता तो फिर तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? लिन शेन ने जानबूझकर पूछा, लिन ज़ोंगजिंग के स्वभाव को जानते हुए कि वह बिना किसी पक्की योजना के उसे खतरे में नहीं डालेगा। मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लिन ज़ोंगजिंग ने समय पर नज़र डाली और आगे कहा, फ्लेरेला का लालच सम्राट सैम के साथ एक समझौता है। अगर फ्लेरेला क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन के जीवन आधार को वापस ला सकती है तो सभी पिछली शिकायतें दूर हो जाएंगी और वह अपने सम्मान के साथ डी मैन जनजाति में वापस आ सकती है। सैम के सैन्य सलाहकार के रूप में प्रतिनिधिमंडल को यहाँ लाने का मेरा असली मिशन जीतना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि फ्लेरेला हार जाए।
इन प्रमुख कुलों के बीच की साजिशें वास्तव में आंखें खोलने वाली हैं। लिन शेन ने कभी नहीं सोचा था कि डी मैन जनजाति की निश्चित जीत में ऐसे मोड़ आएंगे। अगर लिन ज़ोंगजेंग ने उसे नहीं बताया होता तो कौन अनुमान लगा सकता था। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मुझे बीच में मत टोको, लिन ज़ोंगजेंग ने कहा। मैंने सैम से सैन्य प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम्हें जीतना ही होगा। अगर फ्लेरेला हार जाता है तभी मैं सैम से गहरा विश्वास हासिल कर पाऊंगा। .net भाई, मैं वास्तव में नहीं जीत सकता, लिन शेन ने फिर से जोर दिया, कुछ फायदा उठाने के उद्देश्य से। लिन ज़ोंगजेंग उसे आगे मनोरंजन करने के लिए बहुत आलसी था और आगे बढ़ा। मैं तुम्हारी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूं। तुम्हारी योग्यताएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन तुम में गहराई की कमी है। शायद आपके चौथे भाई के पास आमने सामने की लड़ाई में मौका हो, लेकिन आप बहुत पीछे हैं। तो फिर चौथे भाई को मेरी जगह क्यों नहीं लेने दिया? लिन शेन ने मुंह बनाया। लिन ज़ोंगजेंग ने हंसते हुए कहा, हालांकि आपका चौथा भाई सुंदर है, लेकिन उसके पास दूसरों पर निर्भर रहने का साहस नहीं है, जिसमें आप निश्चित रूप से माहिर हैं। तीसरे भाई, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं? लिन ज़ोंगजेंग के ये सब कहने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि उसका भाई उस पर गुप्त रूप से नज़र रख रहा था। क्या आप बातचीत करना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? अगर पहला है तो मैं बाकी समय आपके साथ बातचीत करके बिताऊंगा, लिन ज़ोंगजेंग ने कहा। मैं जीतना पसंद करूंगा, लिन शेन ने तुरंत खुद को रोक लिया। उसने इतने लंबे समय से लिन ज़ोंगजेंग को नहीं देखा था, वह उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया, भले ही वह सिर्फ झगड़ा करने के लिए ही क्यों न हो। आपकी क्षमताओं के साथ फ्लेरेला को हराना आमतौर पर असंभव होगा, लेकिन सौभाग्य से सैम ने पहले ही आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लिन ज़ोंगजेंग ने कहा। फिलहाल फ्लेरेला के पास कोई विशेष रूप से मजबूत पालतू जानवर या स्पिरिट बेस नहीं है, लेकिन उसकी अपनी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे संदेह है कि उसके पास एक या दो शक्तिशाली पालतू जानवर और स्पिरिट बेस छिपे हो सकते हैं। आपको इससे सावधान रहना चाहिए। भले ही फ्लेरेला को पालतू जानवरों या स्पिरिट बेस से कोई मदद न मिले, फिर भी यह असंभव है कि आप उसे हरा सकें। इसलिए मैंने उसके बारे में पहले से ही कुछ उपाय किए हैं जिन्हें उसे फिलहाल पता नहीं चल पाएगा। जब तक वह पता लगाएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लिन ज़ोंगजेंग ने समय पर नज़र डाली और कहा, इस उपाय के प्रभावी होने में लगभग 52 घंटे बचे हैं, इसलिए आपको बिना देरी किए इस समय सीमा के भीतर लपटों के सागर में प्रवेश करना चाहिए। अगर उपाय तब भी प्रभावी होता है जब वह अभी भी लपटों के सागर के बाहर है, तो ये बेकार होगा। अगर खुफिया जानकारी सही है तो कल सुबह सेलेस्टियल कोर्ट का आदेश जारी किया जाएगा। आपको तियानजुन को सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में लपटों के सागर में प्रवेश करने के लिए राजी करना होगा। हालांकि आपको अगले 52 घंटों में फ्लेरेला से बचना होगा और उसे आपको पकड़ने नहीं देना होगा। बस इतना ही, लिन शेन ने सोचा। ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर सबसे बुरा हुआ तो वह बस रिंग माउंटेन ग्रह पर टेलीपोर्ट कर सकता है और थोड़ी देर के लिए छिप सकता है। शरण के लिए अन्य ग्रहों पर टेलीपोर्ट करने के बारे में मत सोचो। लपटों के सागर के पास टेलीपोर्ट करना संभव नहीं है। लिन ज़ोंगजेंग ने तुरंत लिन शेन के इरादों को समझ लिया और उसे घूरते हुए कहा, फिर कहा, केवल इस उपाय पर भरोसा करते हुए फ्लेरेला को हराना अभी भी कुछ मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आपके लिए 3 आइटम तैयार किए हैं। इनके साथ सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। कौन सी वस्तुएं? लिन शेन बहुत देर से सुन रहा था और आखिरकार मुख्य मुद्दे पर पहुंच गया। लिन ज़ोंगजेंग ने कुछ हद तक असहाय होकर 3 वस्तुएं निकाली और उन्हें लिन शेन के सामने रख दिया। 3 वस्तुएं एक पेट गन, एक पेट कैप्सूल जिसमें एक चाबी लगी हुई थी और एक ब्रेसलेट स्टाइल स्पिरिट बेस थी। ये पेट गन निर्वाण स्तर की है, आप अभी इसका उपयोग नहीं कर सकते, लिन ज़ोंगजेंग ने बंदूक उठाए और कहा। और फिर? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा, पलकें झपकाते हुए। उसे यकीन था कि उसके तीसरे भाई के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैंने बंदूक को संशोधित किया है। दूसरों को ये सिर्फ एक आरोही स्तर की पेट गन लगती है। मैंने इसके अंदर एक बदलाव किया है, निर्वाण की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा संग्रहित किया है। यदि आप इसमें असेंशन लेवल पेट कैप्सूल लोड करते हैं तो यह आपको पेट गन का उपयोग एक बार करने की अनुमति देगा, लेकिन केवल एक बार। लिन ज़ोंगजेंग ने गन को टेबल के पार लिन शेन की ओर धकेल दिया। मैंने आपके लिए असेंशन लेवल पेट कैप्सूल भी तैयार किया है। 10वीं बारी उत्परिवर्तित असेंशन पेट रक्तपिपासु दानव तलवार। रक्तपिपासु दानव तलवार की क्षमताओं के साथ निर्वाण स्तर की पालतू बंदूक की फायरिंग गति के साथ, यदि आपको कोई अच्छा अवसर मिलता है तो शायद आप फ्लेरेला को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं जब वह सुरक्षित हो। सब कुछ तैयार है तो निर्वाण स्तर का पालतू कैप्सूल क्यों न तैयार किया जाए, लिन शेन ने कहा, लेकिन उसके हाथ तेजी से चले, बंदूक और कैप्सूल को ले लिया। मैंने बंदूक के साथ बस थोड़ा सा छेड़छाड़ की है, मैं अभी भी आपको निर्वाण पालतू को वास्तव में सक्रिय करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। इसके अलावा यदि आप वास्तव में निर्वाण पालतू को छोड़ने में कामयाब रहे तो इसे कवर करना इतना आसान नहीं होगा,
लिन ज़ोंगजिंग ने आखिरी कंगन की ओर इशारा किया और समझाया, 10वें मोड़ का उत्परिवर्तित आत्मा आधार, जीवन देवी की सुरक्षा, जो 72 घंटों के भीतर आपको 3 घातक हमलों से बचा सकता है। बेशक ये सहनशक्ति की अपनी सीमा के भीतर है, मुझे डर है कि यह निर्वाण स्तर की ताकत के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। क्या आपके पास बस इतना ही है? लिन शेन ने ब्रेसलेट लिया और तुरंत उसे अपनी बांह पर पहना और उसे अपने बैटल सूट से ढक दिया। यही आपके लिए उपयोगी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी सिर्फ बोझ होगा। ये चीजें सिर्फ सहायक हैं, फ्लैरेला को संभाल पाना या न संभाल पाना आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लिन ज़ोंगजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुद पर भी भरोसा है। सवाल यह है कि क्या आपको यकीन है कि आपकी योजना काम करेगी? लिन शेन ने पूछा। लिन शेन ने मजाक में कहा था, तीसरा भाई आमतौर पर काफी भरोसेमंद था। हालांकि वह आमतौर पर मामलों में दखल नहीं देना पसंद करता था, लेकिन जब गंभीर मामलों की बात आती थी तो वह कभी असफल नहीं होता था। अप्रत्याशित रूप से लिन ज़ोंगजिंग ने सिर हिलाया और कहा, इसलिए मैंने आपके लिए एक और चीज तैयार की है, एक अंतिम जीवन रेखा। जैसे ही उसने बात की, लिन ज़ोंगजिंग ने लिन शेन को एक बेहतरीन ढंग से बना छोटा जेड बॉक्स दिया। जब तक बहुत जरूरी न हो, इसे न खोलें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसे खोलना आपके बचने की गारंटी हो सकती है। हालांकि अगर आप इसे खोलते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इस मिशन का अंत हो जाएगा और पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लिन ज़ोंगजिंग के चले जाने के बाद लिन शेन, हालांकि इस छोटे से बॉक्स के अंदर क्या है इस बारे में बेहद उत्सुक था, लेकिन अपनी जिज्ञासा को रोककर उसे अपने पास ही रखा। इतना गुप्त, ये कौन सा युग है कि हम अभी भी गुप्त योजनाओं और रणनीतियों के साथ खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा उपनाम जुगे है, लिन शेन ने खुद से तिरस्कार के साथ कहा। उसने कई बार पूछा था, लेकिन लिन ज़ोंगजिंग ने उसे नहीं बताया था कि छोटे से बॉक्स में वास्तव में क्या है, केवल उसे यह निर्देश दिया था कि जब उसकी जान को खतरा हो तो उसे खोलें। .net अपने विचारों के साथ अकेले, लिन शेन ने सोचा कि अगर उसे युद्ध में भाग न लेने के लिए कहा जाए तो वह लॉर्ड तियानजुन से कैसे बात करेगा। वह लॉर्ड तियानजुन को यह नहीं बता सकता था कि उसके तीसरे भाई ने पहले ही फ्लैरेला से निपटने की योजना बना ली है। इससे न केवल उसके तीसरे भाई की पहचान उजागर होगी, बल्कि यह भी लगेगा कि लिन परिवार के सभी सदस्य धोखेबाज और चालाक हैं। इस पर विचार करने पर वह कोई अच्छा बहाना नहीं बना सका। अगर मजबूरी आ गई तो उसे बस हिम्मत जुटाकर जाना होगा। लगभग वैसा ही जैसा लिन ज़ोंगजिंग ने कहा था। अगली सुबह ही सेलेस्टियल कोर्ट के आदेश आ गए। फ्लैरेला लड़ाई में भाग लेना जारी रखेगा और उन्हें भी लड़ाई में भाग लेना होगा। खाली जगह को सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा भेजे गए दूसरे एस्केंडर द्वारा भरा जाएगा। क्या डीन का मतलब हमारे अधीनस्थों को मरने के लिए भेजना है? तियानशुन का चेहरा काला पड़ गया और वह लिन शेन और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तियानशुन, अब ध्यान से सोचो, ये तीनों डीन द्वारा लिया गया सामूहिक निर्णय है। यदि आप आदेशों की अवहेलना करते हैं तो आप सेलेस्टियल कोर्ट में अपनी सीट नहीं रख पाएंगे, आदेश देने वाले सेलेस्टियल N16 ने उदासीनता से कहा। जैसे ही तियानजुन कठोर चेहरे के साथ जवाब देने वाला था, लिन शेन ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़कर तियानजुन को रोक दिया और कहा, मैं लड़ने के लिए लिप्टों के सागर में जाने को तैयार हूँ, क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को मारने के लिए, लाइफ बेस को जब्त करने के लिए और हमारी सेलेस्टियल रेस के लिए फिर फायरस्टार का नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए। क्या तुम पागल हो? तियानजिन, जो सुन रहा था, दंग रह गया और खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, ये लड़ाई जरूरी है और मेरी जगह लेने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं लॉर्ड तियानजुन और तीनों डीन को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता, लिन शेन ने धार्मिक उत्साह के साथ कहा। बड़े अच्छे के लिए व्यक्ति का बलिदान करने के लिए तैयार दिखाई दिया। N16 मुस्कुराया और सिर हिलाया। अच्छा किया, बड़े अच्छे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा नाम तियान है न? मैं तुम्हें याद रखूंगा। यदि आप विजयी होकर लौटते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी आपको आरोही पूल में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है और आपको दिव्य जाति की औपचारिक पहचान भी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद भगवान। तो ये तय हो गया। लिन शेन तियानजुन और तियानजिन को मामले को जटिल नहीं करने देना चाहता था और निर्णायक रूप से सौदा पक्का कर लिया। तियानजुन, आपके अपने आदमी ने बात की है, मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहा हूँ। ये तय हो गया, मैं अब रिपोर्ट करने के लिए वापस आऊंगा। डी-मैन जनजाति हम पर दबाव बना रही है और प्रतिस्थापन आरोही 3 दिनों में आ जाएगा। उस समय हम आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन को शुरू करेंगे, N16 ने कहा। जाने के लिए तैयार? ये सुनकर कि प्रतिस्थापन के आने में 3 दिन लगेंगे और यह जानते हुए कि यह जल्दी नहीं होगा, लिन शेन ने जल्दी से कहा, 1 मिनट रुको भगवान, मेरी एक छोटी सी विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर पाएंगे। बोलो। इस समय N16 अच्छे मूड में था और काफी धैर्यवान था।
चून की दी मैन जनजाति हम पर दबाव डाल रही है और अगर हम 3 दिन और टालते रहेंगे तो उन्हें हमारे साथ अनुचित व्यवहार करने का बहाना मिल जाएगा। भले ही हम जीत जाएं, तो क्यों ना हम इंतजार करना छोड़ दें और यहाँ एक प्रतिस्थापन स्कैंडर ढूंढ लें ताकि दी मैन जनजाति हारने पर शिकायत न कर सके, लिन शेन ने सुझाव दिया। यहाँ से एक स्कैंडर चुनें। आप किसे चुनेंगे? सिर्फ तियानशुन और तियानशिन ही नहीं, यहाँ तक कि एन-16 भी कुछ हद तक हैरान था। बस किसी को भी चुन लो, दी मैन जनजाति के आरोही चिंता करने लायक नहीं हैं, लिन शेन ने कहा। अब उसे भी गोली खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे संभवतः 3 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि तब तक उनके तीसरे भाई की साजिश व्यर्थ हो जाएगी। फ्लेरेला को कौन हरा सकता है? उस पल तियानशिन ने लिन शेन को ऐसी आंखों से देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। एक 16 ने स्पष्ट रुचि के साथ पूछा, तो आपको क्या लगता है कि किसे चुना जाना चाहिए? लिन शेन की नज़र अनायास ही तियानशिन की ओर चली गई। इस आदमी में ताकत थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी गति इतनी तेज थी कि वह खतरे से बचकर निकल सकता था। एक बार लपटों के सागर में घुसने के बाद वह अपने आप बाहर निकल सकता था और लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालेगा। लिन शेन को बस अपने बड़े भाई की योजना को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था, उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी। लिन शेन को अपनी ओर देखते हुए देखकर तियानशिन ने तुरंत मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। यह एक धन्यवादहीन कार्य था, जीतने से उसे कोई लाभ नहीं हुआ और हारने का मतलब उसकी जान जा सकती थी। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि लिन शेन और उसका समूह फ्लेरेला को हरा सकता है। तियानशिन ने जानबूझकर अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और जैसे ही लिन शेन कुछ कहने वाले थे, वेई वुफू आगे बढ़े और घोषणा की, मैं लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हूं। तुम? लिन शेन ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। वेई वुफू ने पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया था, लिन वास्तव में उसे किसी और जोखिम भरे काम में नहीं घसीटना चाहता था। ठीक है, तो ये तय हो गया। आप तीनों मनुष्य इस मिशन में हमारी दिव्य जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं अभी डी मैन जनजाति को सूचित करूंगा और कल की योजना के अनुसार लपटों के सागर की ओर बढ़ूंगा। एन-16 ने अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला। लिन शेन को बीच में ही टोक दिया और उसे आगे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। एन-16 संभवतः तियानशिन को नहीं चुनेगा। तियानशिन के पीछे केवल भगवान तियानजुन ही नहीं बल्कि उसका प्रभावशाली परिवार भी था। एन-16 उस परेशानी को भड़काना नहीं चाहता था। लिन शेन ने बोलने की कोशिश की लेकिन वेई ने उसे रोक दिया, जिसने उसे वापस पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। चीशान को अपनी ओर से कोई आपत्ति नहीं थी और वह अभी भी चाहता था कि ओयांग युडू युद्ध में शामिल हो। ओयांग युडू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब उसने पहले लिन शेन और अन्य लोगों से जाने का आग्रह किया था तो उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। लिन शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या पहले कही गई सारी बातें व्यर्थ थीं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फ्लेरेला को हरा सकते हो? अपने घर वापस आकर तियानशिन लिन शेन की नाक की ओर इशारा करके अपनी आवाज़ ऊंची करने से खुद को रोक नहीं सका। हमें फ्लेरेला का सीधे सामना करने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के लिए हमें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे झकझोर सकता हूं और क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन से लाइफ बेस ले सकता हूं, लिन शेन ने अपने दांत पीसते हुए समझाया, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तियानजुन ने लिन शेन को एक जटिल भाव से देखा और कहा, लिन शेन, मैं यहाँ दूसरे मामलों के लिए हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेस्टियल कोर्ट में मेरी सीट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बस छीना जा सके। चलो अब चलते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तियानशुन ने स्पष्ट रूप से गलत समझा, ये सोचकर कि लिन शेन उसे सेलेस्टियल कोर्ट में अपनी सीट नहीं खोना चाहता था, जिससे उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। वास्तव में, इसके अलावा तियानशुन किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकता था कि लिन शेन युद्ध में शामिल होने का जोखिम क्यों उठाएगा। हर कोई जानता था कि फ्लेरेला कितना मजबूत था और लिन शेन मूर्ख नहीं था। उसे इस मिशन के अत्यधिक खतरों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। लिन शेन ने पहले वापस जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज जब उसने एन-16 को ये कहते हुए सुना कि सेलेस्टियल कोर्ट में तियानशुन की सीट खतरे में है, तो उसने अपना विचार बदल दिया और युद्ध में जाने पर जोर दिया। तियानशुन ऐसा कैसे नहीं सोच सकता था? मैं वास्तव में जाना चाहता हूँ, चिंता मत करो। अगर यह असंभव है तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जान बचाना होगी। मुझे अभी भी इस बात का यकीन है। लिन शेन को कठिनाई के बावजूद दृढ़ रहना पड़ा। युवती, उससे क्यों झंझट? अगर वह मरना चाहता है तो उसे मरने दो, तियानशिन ने अंदर ही अंदर गुस्से से कहा। अगर मुझे ये पता होता तो मैं पहले ही चिबा के साथ साजिश कर लेता और इस क्रोधी आदमी से छुटकारा पा लेता। लिन शेन को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर तियानशिन ने धीरे से आह भरी और कहा, अगर तुम जाने पर जोर देती हो तो जाने दो। तियानशिन, उसे फिलहाल अपनी महादूत की तलवार उधार दे दो। मेरे पास कुछ स्पिरिट बेस और एक पेट कैप्सूल भी है जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। लपटों का सागर एक धुंधला, गहरा लाल सागर था, जो पहली नज़र में लाल भूरे रंग की धरती से अलग नहीं था।
लपटों के सागर में कोई ज्वार भाटा नहीं था, और जब तक जीवित प्राणी इसे हिला न दे तब तक इसे एक विशाल महासागर के रूप में पहचानना काफी मुश्किल था। लिन शेन, ओयांग यूडू और वेई वुफू लपटों के सागर के ऊपर से उड़े, जहां हवा और भी तीखी थी। ऐसा लग रहा था कि सांस लेने पर यह उनके फेफड़ों को लगभग सड़ा सकती है। वेई वुफू और ओयांग यूडू दोनों खांस रहे थे, लेकिन लिन शेन का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। विकास सिद्धांत ने उसे जल्दी से पर्यावरण के अनुकूल होने की अनुमति दी थी। वेई वुफू और ओयांग यूडू के पास अपने कारपेस का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने उनके शरीर के लिए हानिकारक अधिकांश गैसों को फिल्टर कर दिया। लेकिन यह एक परेशानी भरा मुद्दा था, क्योंकि कारपेस के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की खपत की आवश्यकता थी, और लिन शेन के सुपर बेस पैटर्न कौशल के बिना वे संभवतः इस स्थिति को अनिश्चित काल तक बनाए नहीं रख सकते थे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फ्लेरेला को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, ओयांग यूडू ने कहा। क्या आप भी यहाँ नहीं आए थे? लिन शेन ने उनके चारों ओर समुद्र का सर्वेक्षण करते हुए जवाब दिया। ओयान परिवार की स्थिति गंभीर है, मुझे यहाँ खनन क्षेत्र को संरक्षित करना है, अन्यथा ओयान परिवार के लोग पायनियर कोर में शामिल होने के लिए मजबूर हो सकते हैं, ओयांग यूडू ने कहा। अब ओयान परिवार की वर्तमान दुर्दशा के बारे में बोलने में कोई संकोच नहीं है। क्या ओयान परिवार में अभी भी निर्वाण नहीं है? लिन शेन ने पूछा। अगर ओयान परिवार अपने ग्रह से निकल रहा होता तो एक निर्वाण प्राणी सभी कबीले सदस्यों को समृद्ध बना सकता था, लेकिन अब केवल एक निर्वाण प्राणी होने से कोई समस्या हल नहीं होती। परिस्थितियां बदल गई हैं और हमारे सामने आने वाले दुश्मन भी बदल गए हैं, ओयांग यूडू ने अपने छाते से आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए समझाया। अब इस बारे में बात करना व्यर्थ है। डीमैन जनजाति और हम दो दिशाओं से लपटों के सागर में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा एकमात्र मौका है कि हम फ्लेरेला के हमें ढूंढने से पहले क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को ढूंढ लें, उसे मार दें और उसका जीवन आधार ले लें। ओयांग यूडू अच्छी तरह से जानते थे कि ये संभावनाएं कितनी कम थीं। ये कहने का मतलब यह नहीं है कि फ्लेरेला से पहले क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे ऐसा कर भी लेते तो भी लपटों के सागर में उसे मारना आसान काम नहीं था। युद्ध से होने वाली हलचल निस्संदेह फ्लेरेला और उसके समूह को उनकी ओर आकर्षित करेगी। .net क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन 10वीं बारी का उत्परिवर्तित असेंशन प्राणी था, और अगर फायर स्टार पर पर्यावरण की बाधाओं के लिए नहीं तो ये बहुत पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुका होता। ऐसा कहा जाता है कि कई निर्वाण प्राणियों ने एक बार इसके जीवन आधार को जब्त करने के लिए लपटों के समुद्र में गहराई तक जाने का प्रयास किया, फिर भी अंत में कोई भी सफल नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निर्वाण प्राणियों ने लपटों के समुद्र में अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसने यह भी प्रदर्शित किया कि क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन कितना दुर्जय था। ये लपटों का समुद्र विशाल है, हमारे ग्रह पर प्रशांत महासागर से 10 गुना बड़ा है। हम क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को कैसे खोज सकते हैं? लिन शेन ने जोर से सोचा। क्या आप जानते हैं कि सेलेस्टियल रेस ने मुझे युद्ध में शामिल होने की अनुमति क्यों दी और इतने सारे लाभों का वादा भी किया? ओयांग यूडू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ओयान परिवार लंबे समय से फायर स्टार पर विकसित हो रहा है, और कोई भी इसे और सी ऑफ फ्लेम को हमसे बेहतर नहीं जानता है। वे निर्वाण प्राणी जो क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को पकड़ने गए थे, वे हमारे ओयान परिवार से थे। तो आप जानते हैं कि क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन अक्सर कहाँ दिखाई देता है? लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर वह पहले से ही क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन का जीवन आधार प्राप्त कर सकता था तो उसे फ्लेरेला के साथ लड़ाई का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। मैं केवल कुछ क्षेत्रों को जानता हूं जहां यह अक्सर आता है, जहां हम इसे बाहर निकालने के लिए कुछ चारा का उपयोग कर सकते हैं। बेशक हमें अच्छे भाग्य की आवश्यकता होगी, उम्मीद है कि यह उसी क्षेत्र में होगा जहां हमने चारा डाला था। यदि आप पानी के नीचे की लड़ाई में अच्छे हैं तो मैं समुद्र तल के कई हजार मीटर की गहराई में इसके एक ठिकाने का स्थान भी जानता हूं जहां हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, ओयांग यूडू ने कहा। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे की ओर देखा, सर्वसम्मति से कहा, चलो चारा लेकर चलते हैं। ओयांग यूडू ने दोनों को उस क्षेत्र की ओर ले गया जहां क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन के घूमने के बारे में जाना जाता था। लपटों के समुद्र का खतरा उन भयानक विस्फोटों में निहित था जो लड़ाई के दौरान हो सकते थे, लेकिन जब तक कोई लड़ाई नहीं होती और वे समुद्र की सतह के पास नहीं आते तब तक बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। ओयांग, ये छाता तुम्हारा जीवन आधार होना चाहिए, है न? तुम इसे हमेशा क्यों पकड़े रहते हो? लिन शेन को इस बारे में कुछ अजीब लगा था जब उसने ओयांग यूडू को पहले देखा था। उसने पहले सोचा था कि ओयांग यूडू एक स्पिरिट बेस पकड़े हुए है, लेकिन हर समय स्पिरिट बेस पकड़े रहना भी अजीब था। कौन हर पल स्पिरिट बेस लेकर घूमेगा? अपनी यात्रा के दौरान करीब से निरीक्षण करने पर उसने महसूस किया कि ओयांग यूडू का छाता स्पिरिट बेस नहीं बल्कि उसका अपना जीवन आधार होना चाहिए। यह मेरा जीवन आधार है, जेड बोन डायमंड छाता। अगर मैं इसे मिलाता हूं तो थोड़ी समस्या होगी, ओयांग यूडू ने जेड बोन डायमंड छाते को मिलाते हुए कहा।
जिस क्षण जेड बोन डेमन अम्ब्रेला को मिलाया गया, लिनशेन और वेई वुफू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से कुछ बहकर जेड बोन डेमन अम्ब्रेला में जा रहा है, जिससे उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ओयांग यूडू ने एक बार फिर जेड बोन डेमन अम्ब्रेला खोला और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है न? दिलचस्प बात यह है कि यह जेड बोन डेमन अम्ब्रेला वास्तव में हमारी जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता है। लिनशेन ने आश्चर्य से छाते की जांच करते हुए कहा, क्या इसे अपने शरीर के अंदर रखना संभव नहीं है? नहीं, अगर इसे अंदर रखा जाता है तो मेरा शरीर अपने आप ही मेरे आसपास की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लेगा और मेरे नज़दीक रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। ओयांग यूडू ने आगे कहा, एक खुला जेड बोन डेमन अम्ब्रेला सिर्फ एक छाता है, लेकिन एक बंद जेड बोन डेमन अम्ब्रेला एक दानव है जो मज्जा चूसता है और हड्डियों को कुतरता है। जितना ज्यादा लिनशेन सुनता उतना ही ज्यादा हैरान होता। जेड बोन डेमन अम्ब्रेला न सिर्फ जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता था, बल्कि युद्ध के दौरान दूसरे जीवन आधारों से सीधे आत्मा को भी निकाल सकता था। कोई भी जीवन आधार या स्पिरिट बेस जो मर्ज किए गए जेड बोन डेमन अम्ब्रेला के संपर्क में आता, उसकी आत्मा खत्म हो जाती, एक ऐसी क्षमता जो बस राक्षसी थी। जबकि जीवन आधारों में आत्मा को अवशोषित करने की क्षमता होना आम बात है, ये क्षमता उन स्पिरिट बेस से निपटने तक सीमित है जो अपने स्वामी और समर्थन खो चुके हैं। ये जीवन आधारों या मास्टर वाले स्पिरिट बेस पर काम नहीं करता। इसके अलावा भले ही कुछ शक्तिशाली स्पिरिट बेस अपने स्वामी को खो दें, लेकिन साधारण लाइफ बेस अपने भीतर की आत्मा को निकालने के लिए संघर्ष करेंगे। मास्टर को पहले उन शक्तिशाली स्पिरिट बेस को तोड़ना होगा और फिर अपने लाइफ बेस का उपयोग करके आत्मा को अंदर से अवशोषित करना होगा। जेड बोन डेमन अम्ब्रेला संपर्क के माध्यम से सीधे लाइफ बेस के भीतर आत्मा को अवशोषित कर सकता है, जो निस्संदेह एक अत्यधिक शक्तिशाली क्षमता थी। आपने कितने चक्कर लगाए हैं? लिनशेन ने अचानक ओयांग यूडू से पूछा। 2 चक्कर, ओयांग यूडू ने उत्तर दिया। आपका जेड बोन डेमन अम्ब्रेला सीधे आत्मा और जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता है और आप केवल 2 चक्कर हैं। लिनशेन को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। अगर उसके लाइफ बेस में ऐसी क्षमता होती तो उसे लगता कि वह अब तक कम से कम 5वें या 6ठे चक्कर तक पहुंच गया होता। उसे आरोही पूल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। अनुमान लगाओ कि मैं हर दिन ये छाता क्यों पकड़ता हूं? लिनशेन के सवाल का जवाब देने के बजाय ओयांग यूडू ने बदले में पूछा। लिनशेन को तुरंत समझ में आ गया कि ओयांग यूडू का दूसरों की जीवन शक्ति और आत्मा को अवशोषित करने का कोई इरादा नहीं था। ये बहुत बेकार है, लिनशेन ने जोर से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह ओयांग यूडू की थोड़ी प्रशंसा करता था। ऐसी शक्ति होना और उसका दुरुपयोग न करना एक दुर्लभ प्रकार का स्वभाव दर्शाता है। शायद स्वर्ग ने उसे ऐसी क्षमता इसलिए दी थी क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था। तुम इसके योग्य हो, वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। वे तीनों उड़ते हुए बातचीत करते रहे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि आगे समुद्र से एक छोटा सा लाल द्वीप निकल रहा है। करीब से देखने पर पता चला कि यह कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल कछुए के आकार का प्राणी था। कछुए का खोल बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था, जो लाल मूंगा जैसे उत्परिवर्तित पौधों से ढका हुआ था, जो एक मूंगा द्वीप जैसा था जो मूल रूप से समुद्र तल पर होने के बाद किसी कारण से सतह पर आ गया था। ये किस स्तर का प्राणी है? लिनशेन ने विशाल कछुए को देखा। उसने देखा कि वह गतिहीन था, मानो वह मर गया हो। लिनशेन को नहीं पता था कि बेस वेरिएंट जीव स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं या नहीं। कम से कम एक इंसान के जीवनकाल में ऐसे जीवों की मृत्यु देखना बहुत ही असंभव था। अधिकांश बेस वेरिएंट जीव बहुत लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं, जब तक कि वे लड़ते या हिलते डुलते नहीं हैं। एक सामान्य इंसान अपना पूरा जीवन बिना किसी को भूख से मरते हुए देखे बिता सकता है। बेशक अगर वे युद्ध में हैं और अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, तो इसे फिर से भरना निश्चित रूप से आवश्यक है। इस विशाल कछुए के शरीर पर कोरल जैसे उत्परिवर्तित पौधे उगाए थे, जिससे ये कोरल द्वीप जैसा लग रहा था। कोई केवल आश्चर्य कर सकता है कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ये कितनी देर तक स्थिर रहा होगा। ओयांग यूडू ने विशालकाय कछुए की जांच की, आश्चर्य के साथ कहा, मैंने पारिवारिक अभिलेखों में उल्लेखित एक समान प्राणी देखा है। फायर स्टार पर अंतर्निहित वातावरण के कारण निर्वाण प्राणियों का अस्तित्व में रहना लगभग असंभव है। निर्वाण के दौरान जारी की गई शक्ति से सी ऑफ फ्लेम्स विस्फोट हो सकता है, और विस्फोट की शक्ति निर्वाण से गुजर रहे प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए फेयरस फायर स्टार पर सबसे मजबूत मूल प्राणी वे हैं जो 10वें मोड़ पर हैं। यदि वे निर्वाण तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें फेयरस फायर स्टार से अलग होना चाहिए और तारों वाले आकाश में प्रयास करना चाहिए। अधिकांश कभी वापस नहीं आते हैं, और यह अज्ञात है कि वे अन्य ग्रहों पर बस जाते हैं या अंतरिक्ष में निर्वाण में असफल होकर मर जाते हैं। मैंने जो अभिलेख पढ़े हैं उनमें विभिन्न आरोही प्राणियों का उल्लेख है जो हमारे पूर्वजों को फेयरस फायर स्टार पर मिले थे, जिनमें से क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन सबसे कुख्यात था। ये पहले से ही 10वें मोड़ पर पहुंच चुका था और फेयरस फायर स्टार को छोड़े बिना सी ऑफ फ्लेम्स में कई वर्षों तक जीवित रहा। सी ऑफ फ्लेम्स में आने वाले कई लोगों ने इसे देखा था।
क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन के अलावा कई अन्य प्रसिद्ध आरोही जीव भी थे, जिनमें एक विशाल कछुआ भी शामिल था। चूंकि कोई भी इसका असली नाम नहीं जानता था, इसलिए इसे देखने वालों ने इसका नाम कोरल टर्टल रख दिया, जो यहाँ मौजूद इस कछुए जैसा ही है। कोरल कछुए के पास बहुत मजबूत सुरक्षा कवच था, यहाँ तक कि क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन भी उसे नहीं मार सकता था, और कुछ लोगों ने उसे ड्रैगन से लड़ते हुए देखा है। तो आप कह रहे हैं कि यह कोरल कछुआ 10वीं बारी का उत्परिवर्तित आरोही प्राणी है? लिन शेन ने नीचे कछुए का आकलन करते हुए कहा। वह क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को खोजने की जल्दी में नहीं था। जब तक वे समय में देरी करते, तब तक उसके बड़े भाई की विधि के प्रभावी होने में अभी भी एक लंबा समय था। अगर वे अभी क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को ढूंढ लेते तो लड़ाई फ्लेरेला को आकर्षित कर सकती थी। अभी ड्रैगन की तलाश न करना ही बेहतर था। ओयांग यूडू ने एक अजीब नज़र से कहा, समस्या यह है कि रिकॉर्ड के अनुसार कोरल कछुआ 100 साल से भी पहले तारों वाले आकाश में प्रवेश कर गया था। ओयांग परिवार के फिर फायर स्टार पर आने के कुछ समय बाद कई लोगों ने कोरल कछुए के अंतरिक्ष में चढ़ने के शानदार दृश्य को देखा। ये सुनकर लिन शेन की आंखें चमक उठीं। क्या ये संभव है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद कोरल कछुए ने अपना निर्वाण खो दिया और मरने के लिए अपने घर लौटना चुना? निर्वाण बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रक्रिया अपने आप में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। अगर कुछ गलत हुआ तो वह मरने के लिए यहाँ वापस नहीं आ पाएगा। ओयांग यूडू ने अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में ये वही नहीं है जो अंतरिक्ष में गया था, बल्कि कोई और है, लिन शेन ने सुझाव दिया। मैंने कुछ विवरणों की तुलना की है और यह वही होना चाहिए जो अभिलेखों में दर्ज है। अगर यह कोई और होता तो इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं संयोग से मेल नहीं खाती। ओयांग यूडू ने एक बार फिर लिन शेन के सुझाव को नकार दिया। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि यह कोरल कछुआ जीवित है या मृत, लिन शेन ने कोरल कछुए को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, ओयांग यूडू ने अपना सिर हिलाया। ये सवाल उसके ज्ञान से परे था। हालांकि उसने जारी रखा, हम यहाँ क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन के लिए हैं। चलो चीजों को और जटिल नहीं बनाते हैं। वहां वेई वुफू, जो कोरल कछुए की जांच कर रहा था, ने अचानक उसकी पीठ पर एक धब्बे की ओर इशारा किया। नेट, लिन शेन और ओयांग यूडू ने उसकी उंगली का अनुसरण किया और कोरल के बीच कुछ चमकती हुई चीज देखी। सुबह की रोशनी में कोरल कछुए का शरीर पहले से ही प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था, इसलिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना अलग चमक ध्यान देने योग्य नहीं होगी। यह एक हथियार की मूठ जैसा दिखता है, ओयांग यूडू ने सावधानीपूर्वक जांच के बाद सोच समझकर कहा। ऐसा लगता है, लिन शेन ने नोट किया, क्योंकि उसने लगभग आधा फुट लंबी वस्तु को देखा जो बैंगनी लाल चमक, क्रिस्टलीय और जेड जैसी चाकू या तलवार की मूठ जैसी दिखाई दे रही थी, जिसमें गार्ड के दृश्यमान हिस्से थे। हालांकि ये वास्तव में कौन सा हथियार था ये पता नहीं चल सका, क्योंकि ब्लेड पूरी तरह से कछुए के खोल में धंस गया था। क्या ये संभव है कि यह कोरल कछुआ पहले ही मारा जा चुका है? लिन शेन ने जोर से सोचा। अच्छा हुआ, चलो नीचे जाकर देखते हैं, ओयांग यूडू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय उन तीनों ने खुद ही देखना बेहतर समझा। सहमत हूँ, वेई वुफू ने सिर हिलाया। कौन नीचे जा रहा है? लिन शेन ने दोनों की ओर देखते हुए पूछा। मैं जाऊंगा, ओयांग यूडू और वेई वुफू दोनों ने लगभग एक साथ कहा। इसे भूल जाओ, मैं खुद नीचे जाकर देखूंगा, लिन शेन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। अगर ये तियानशिन होता, जो नीचे जाने से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, तो लिन शेन उसे नीचे भेजने पर जोर देता। लेकिन ओयांग यूडू और वेई वुफू जैसे लोगों के साथ वह वास्तव में खुद को बस खड़े होकर उन्हें नीचे जाते हुए देखने के लिए नहीं ला सका। चलो साथ चलते हैं, ओयांग यूडू ने कहा जब वह कोरल टर्टल के पीछे की ओर उतरना शुरू किया। वेई वुफू और लिन शेन ने मूंगा जैसी वस्तुओं को छूने और विस्फोट होने से बचाने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उनका पीछा किया। वे इस संभावना से भी सावधान थे कि कोरल कछुआ अभी भी जीवित है और अचानक हमला कर सकता है। सौभाग्य से उनकी कोई भी चिंता सच नहीं हुई और कोरल कछुआ स्थिर रहा, यहाँ तक कि जब वे वस्तु के पास पहुंचे तो ये स्पष्ट नहीं था कि वह सो रहा था या वास्तव में मर चुका था। यह एक स्पिरिट बेस जैसा दिखता है, तीनों ने हवा में मंडराते हुए कहा। मुख्य रूप से विस्फोट को रोकने के लिए उस पर उतरने की हिम्मत नहीं हुई। लपटों का सागर विस्फोटों के लिए बहुत प्रवण था, उनके कवच और किसी वस्तु के बीच हल्का सा संपर्क भी विस्फोट को ट्रिगर कर सकता था। चूंकि हम यहाँ हैं तो आइए इसे बाहर निकाल कर देखें, लिन शेन ने सुझाव दिया। मैं पहले अपनी दूरी बनाए रखूंगा, ओयांग यूडू ने आकाश में उड़ते हुए कहा। तुम खींचो, वेई वुफू ने भी आकाश की ओर बढ़ते हुए कहा। लिन शेन ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर कोरल कछुए से दूर जाते हुए उनका पीछा किया। अपने हथियार को फायर किए बिना उसने सावधानी से आखिरी जीवित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को बुलाया और उसे मूठ की ओर भेजा।
ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने मूठ के चारों ओर हल्के से कुंडल बनाए, और भले ही यह बेहद कोमल था, जब इसका शरीर मूठ को छूता था तब भी ये पटाखे जैसी चटकने वाली आवाजें पैदा करता था और इसके शरीर और मूठ के बीच हल्की चिंगारी चमकती थी। शुक्र है, इतने छोटे पैमाने के विस्फोटों का शायद ही कोई असर होता। लिन शेन के नियंत्रण में ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और धीरे धीरे हथियार को बाहर निकाला। जैसे ही हथियार निकाला गया, उस जगह पर चिंगारी निकली जहां ये खोल से संपर्क करता था, और चटकने की आवाज लगातार आ रही थी, जो गड़गड़ाहट और बिजली की तरह थी।